मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो लेसन 15 है नीलकंठ, उस लेसन के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? जो लेसन में मोर और मोरनी थे उनका नामकरण हुआ, वो किस आधार पर हुआ हमें वो बताना है। उत्तर है बेटा इसका, मोर की नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। मोर के साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? जो जाली का बड़ा घर था उसमें जब मोर के बच्चे पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किस तरह से हुआ वो हमें बताना है। तो उत्तर है बेटा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत नववधू के आगमन की तरह हुआ। जिस तरह से घर में नई वधू यानी कि नई दुल्हन आती है और उसका आगमन किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह से मोर के बच्चों का स्वागत हुआ। लक्का कबूतर अपना नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगा। जो कबूतर था लक्का जिसका नाम था बेटा, उसने अपना नाचना छोड़ दिया और वह मोर और मोरनी के चारों ओर घूमने लगा और गुटरगू जैसी आवाज़ करने लगा। बड़े खरगोश एक कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। जिस तरह से नववधू घर पर आती है तो घर के जो बड़े होते हैं बेटा वो एक साइड बैठे रहते हैं और वो घर के जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं उन्हें देखते रहते हैं। तो इसी तरह से जो बड़े खरगोश थे वो भी एक पंक्ति में बैठ गए वहाँ पर और उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे। जिस तरह से छोटे बच्चे चारों तरफ घूमते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उसी तरह से जो छोटे खरगोश थे वो भी ऐसा कार्य कर रहे थे। और जो तोते थे बेटा उन्हें देखने के लिए, किन्हें देखने के लिए? मोर और मोरनी को देखने के लिए वो अपनी एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे, यानी कि उन्हें जांचने लगे। हाँ जी, अगला प्रश्न है बेटा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? कौन कौन से हाव भाव थे बेटा, मुद्राएं थी जो उनको बहुत अच्छी लगती थी? भाती थी मतलब अच्छी लगती थी। जो लेखिका है उसको नीलकंठ की बहुत सारी चेष्टाएं थी जो देखकर वो आकर्षित होती थी। उनमें से पहली है बेटा उसका गर्दन ऊंची करके देखना। किसका? नीलकंठ का। नीलकंठ जब अपनी गर्दन को ऊंची करके देखता था तो लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना। जो नीलकंठ था वो अपनी विशेष भंगिमा यानी कि विशेष मुद्रा में विशेष भाव के साथ जब अपनी गर्दन को नीचे करके दाने को चुगता था, पानी पीता था और अपनी गर्दन टेढ़ी करके शब्द को सुनता था। लेखिका जो बोलती थी उनको सुनने के लिए वो अपनी गर्दन को टेढ़ी कर लेता था। तो ये बातें लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है बेटा, मेघों की सांवली छाया में, मेघ यानी कि जब बादल छा जाते हैं आसमान में और अंधेरा सा हो जाता है, उसकी सांवली सी छाया हो जाती है, उसमें नीलकंठ अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना। जब वो उसे अपने जो पंख थे बेटा उन्हें इंद्रधनुष के समान फैला लेता था, मंडलाकार बना लेता था और नाचना शुरू कर देता था। ये बातें लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा अपने। हाँ जी, नीलकंठ का अपने झूले से नीचे आना। जो नीलकंठ था वो अपने झूले से जब नीचे आता था पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता बना लेता था और नृत्य की भंगिमा में, नृत्य के आकार में खड़ा हो जाता था नाचने के लिए, तो लेखिका को अच्छा लगता था। अगला है बेटा पॉइंट, अपनी नुकीली यानी कि पैनी चोंच से लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चने धीरे धीरे खाना, उन्हें उठाता था और धीरे धीरे खाता था। तो ये बातें लेखिका को बहुत भाती थी, बहुत अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है बेटा, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? यह वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। आनंद उत्सव यानी कि खुशी का त्यौहार में, उस खुशी के त्यौहार की रागनी में बेमेल जो मैच नहीं कर रहा था ऐसा एक स्वर बज उठा। ये वाक्य कौन सी घटना की ओर हमें इशारा कर रहा है वो हमें बताना है। तो उत्तर है बेटा, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से अधमरी मोरनी खरीदी। अधमरी मतलब जो आधी मरी सामान थी सॉरी बेटा, अधमरी मोरनी खरीदी थी और उसे अपने घर ले आई
उसका नाम कुब्जा रखा गया। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए थे। जो कुब्जा थी बेटा, उसे नीलकंठ तो पसंद था परंतु राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वह राधा के साथ तो नहीं रहना चाहती थी, नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। और इस बात से गुस्सा होकर उसने राधा के जो अंडे थे, जो बाद में जिसमें से बच्चे निकलते, उसने उन अंडों को तोड़कर बिखेर दिया था। अपने जो पैर थे उसके, उनसे उन्हें तोड़कर उन्हें बिखेर दिया। इससे नीलकंठ की जो प्रसन्नता थी, खुशी थी, उसका अंत हो गया था। और राधा से जो उसकी दूरी थी बेटा, वो बढ़ चुकी थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मतलब शोर मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। उसने उसकी खुशी का अंत कर दिया। राधा उससे दूर हो गई। उसके जो शांति से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके शरीर जीवन में ऐसा शोर मचा दिया उसने कि बेचारे जो नीलकंठ था उसका बाद में अंत हो गया, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है बेटा, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? यानी कि वो सहन नहीं कर पाता था कि कोई उसे जाली घर में बंद रखे। तो उत्तर है बेटा, जब वसंत ऋतु आती थी तो उसमें आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, उस पर फूल आ जाते थे सुनहरे रंग के। अशोक भी नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब नीलकंठ का जाली घर में रहना अस्थिर हो जाता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी बनकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित यानी कि फूलों से लदे हुए और पल्लवित वृक्ष बहुत भाते यानी कि अच्छे लगते थे। तब उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। वह उस समय घर में बंद नहीं रह सकता था, जाली घर में नहीं रह सकता था, क्योंकि वो मौसम उसे बाहर आने के लिए, नाचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? तो उत्तर है बेटा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता नहीं करना चाहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास जाने नहीं देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही चोंच से मारना शुरू कर देती थी। ये सभी कारण थे कि बेटा वो किसी से मित्रता कर ही नहीं पाए। वो सिर्फ नीलकंठ को ही पसंद करती थी, बाकी जीव जंतुओं के साथ नहीं रहना चाहती थी। और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी जीव जंतु नीलकंठ के पास आए, इसलिए कोई भी आता था तो वह उसे चोंच से मार मार कर अधमरा कर देती थी। अगला और लास्ट जो हमारा प्रश्न है बेटा, क्या है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? ये बेटा क्वेश्चन जो है 2 भागों में है, इसे ध्यान से समझे कि नीलकंठ जो है उसने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया था। इस घटना पर हमें नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं भी बतानी है और पहले हमें ये बताना है कि उसने किस तरह से बचाया। तो उत्तर है बेटा हमारा, एक दिन सांप के जाली घर के पास पहुंचने पर सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। जब सांप जाली घर के पास आता है तो सभी जीव इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। उसने उसका आधा शरीर मुंह में दबा लिया। उसकी ची ची का स्वर सुनकर नीलकंठ वहां पहुंचा। उसने सांप के फन के पास अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। उसने सांप के खंड खंड कर दिए, खंड खंड मतलब टुकड़े कर दिए, और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। देखिए, जब खरगोश का बच्चा सांप के मुंह में आ जाता है तो वह धीरे से चिल्लाता है। जो उसका मध्यम स्वर होता है वो नीलकंठ को सुन जाता है और वह अपने झूले से उतर कर आता है और सांप के फन के पास इतना अपनी चोंच से हमला करता है कि वह अधमरा हो जाता है और वह सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस तरह से खरगोश के बच्चे को बचा लेता है। अब इस पर आधारित उसकी क्या विशेषताएं हैं स्वभाव की, वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो है सतर्कता, यानी कि वो पूरी तरह से सतर्क था, एक्टिव था। वो कैसे? नीलकंठ सभी पक्षियों का पूरा ध्यान रखता था। सतर्क रहने के कारण ही
जो सतर्क रहता था उसी कारण ही वह खरगोश के बच्चे का मंद स्वर भी सुन सका। वो इतना धीमे स्वर था, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो सतर्क रहता था हर समय, इसी कारण वह उसे सुन सका और झूले से उतरकर खरगोश के बच्चे के पास पहुंच गया। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है बेटा वीरता। नीलकंठ सुंदर होने के साथ साथ वीर पक्षी भी था। सांप के द्वारा खरगोश के बच्चे को पकड़ लेने पर और नीलकंठ के द्वारा उसे मारना उसकी वीरता का परिचय देता है। सुंदर भी था और साथ में वीर भी था। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका कुशल संरक्षक, यानी कि वो रक्षा करने वाला था। नीलकंठ चिड़ियाघर के सभी जीव जंतुओं का वैसे ही ध्यान रखता था जैसे घर में बड़े बच्चों का रखते हैं। वह उनके खाने से लेकर उनके शरारत करने पर, वह खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता था जीव जंतुओं का, साथ में उनके द्वारा शरारत करने पर उन्हें दंड देने का भी अधिकार समझता था। वह यह बात समझता था कि मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ, तो अगर ये शरारत करेंगे तो उनको दंड भी देना वो अपना अधिकार समझता था। तो ये 3 पॉइंट मैंने उनकी विशेषताओं के लिखे हैं बेटा। तो ये थे हमारे लेसन नीलकंठ के क्वेश्चन आंसर। इसे बेटा आप अच्छे से एक बार अपने रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद।